नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लंबे समय बाद होने जा रही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कई मायनों में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कुछ नीतियों के साथ ही तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना है। तो संभावना जताई जा रही है कि महिला नीति, योग नीति पर मोहर लगने के साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों समेत तमाम विभागों के कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो जाएगी। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो इस बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तो धामी सरकार के कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी पहुंचकर बेघर और बेसहारा लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ जिलाधिकारी सवीन बंसल, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। तो ठंड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी के पास कंबल वितरित किए। साथ ही साथ रैन बसेरों का भी निरीक्षण करते हुए सीएम धामी नजर आए। उन्होंने लोगों को कंबल वितरित किए, उनसे बातचीत भी की, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो बेघर बेसहारा लोगों को कंबल वितरित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बेघर बेसहाराओं के लिए सहारा बनकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे, जहां उन्होंने बेघर और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए, उनसे बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को सुना, उन समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सभी जिलाधिकारियों को सख्त भू कानून के लिए हर तहसील से आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग से सुझाव लिए जाएं। उप जिलाधिकारियों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए जिला स्तर पर सार गर्भित रिपोर्ट तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से भू कानून के संबंध में तहसील स्तर पर हितधारकों के साथ की गई बैठकों की रिपोर्ट का अपडेट लिया। कहा कि रिपोर्ट में आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित सभी वर्गों के सुझावों को शामिल किया जाए। अभी हितधारकों के सुझावों से तैयार रिपोर्ट अल्मोड़ा, नैनीताल के अतिरिक्त सभी जिलों ने तैयार कर ली है। शेष जिले भी जल्द रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी स्पष्ट करें कि जिले के हर तहसील में हितधारकों के साथ अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों की सहमति लेने दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। करण माहरा ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उन्हें वायनाड लोकसभा सीट से भारी बहुमत से जीतने पर बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान करण माहरा ने उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की और राज्य में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत किए जाने को लेकर जानकारी भी साझा की।
उधर विश्व मानवाधिकार दिवस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रुड़की में हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें कि डीएवी कॉलेज के ग्राउंड से पैदल मार्च निकालकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं चंद्रशेखर चौक पर रैली का समापन किया गया और प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तो हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। मानवाधिकार दिवस है और आज के दिन हमने मानवता विरोधी जो सरकार है बांग्लादेश में, जिसे तथाकथित बहुत बड़ा पुरस्कार शांति का मिला हुआ है, ऐसी यूनिट सरकार के खिलाफ हमने ये आक्रोश रैली निकाली है। जो निरंतर हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहाँ जिहादी लोग जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी मौलाना, उन्होंने वहाँ हिंदू धर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया है। ऐसे मानवतावादी विरोधी जो बांग्लादेश सरकार है उसके खिलाफ साधु संतों ने, हमारे सभी संगठनों ने, हिंदू और अल्पसंख्यकों ने आज जोरदार आक्रोश रैली निकाली है कि मानवाधिकार दिवस के दिन धिक्कार है उस बांग्लादेश सरकार पर जिसे मानवाधिकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हो। ऐसे कट्टरपंथी जो वहाँ मौलाना हैं उनको खुली छूट जिसने दे रखी है, हिंदुओं को मारो, हमारे इस्कॉन के संतों को गिरफ्तार करो, उनको प्रताड़ित करो। मानवाधिकार दिवस के दिन मानवता विरोधी बांग्लादेश यूनिट सरकार के खिलाफ आज समग्र देश में, आप न सिर्फ रुड़की में ही, समस्त हिंदूवादी संगठनों ने, समस्त राष्ट्रवादी संगठनों ने यह तय किया कि आज मानवाधिकार के दिन दिवस के दिन मानवाधिकारों का हनन करने वाली यूनिट सरकार के खिलाफ पूरे भारत में ये रैली निकाली जाएगी। और हमारी जो है कि यहाँ पर हम लोग अपने जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार ने जिस प्रकार हमारे रसिया और यूक्रेन युद्ध से हमारे लोगों को बचा करके वापस लाए, उसी रणनीति के तहत बांग्लादेश से अपने समस्त लोगों को लाएं। आज भारत की आत्मा संकट में है। जिस प्रकार के एक संत को, चिन्मय महाप्रभु को वहां पर गिरफ्तार किया गया और अभी तक नहीं छोड़ा गया है, तो संत जो हैं वो हिंदुत्व की आत्मा है। तो अगली खबर काशीपुर से है, जहां सनातन धर्म के लोगों ने रामलीला परिसर से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित एसडीएम अभय प्रताप सिंह को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक हमले किए जा रहे हैं। सनातन धर्म के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां के हिंदू लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि शीघ्र हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि भारत का हर एक हिंदू बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़ा है। ये रैली रामलीला परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य प्रताप चौक होते हुए गंतव्य की ओर जाकर खत्म हुई। इस रैली में सैकड़ों सनातन धर्म के लोग हाथों में बैनर झंडे लेकर चले और इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन रैली में मुस्तैद नजर आई। आक्रोश रैली अपने आप में बता रही है कि कितना आक्रोश अब हिंदुओं में धीरे धीरे पनप रहा है। और इस आक्रोश को बांग्लादेश को, यूएनओ को, हमारी सरकार को, उनको समझकर और इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो है, अगर बांग्लादेश में ये अत्याचार नहीं रुके तो इसकी जो जिम्मेदार है वो यूएनओ होगी और बांग्लादेश की सरकार होगी और इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है और जो बांग्लादेश का खाना पीना है या जो बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई हो भारत से होती है। और भारत से जाने का मतलब यह है कि अगर भारत इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देगा तो बांग्लादेश को जो है वो अपना जीवन यापन करना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो हमारा बांग्लादेश की सरकार से निवेदन है कि इस काम को तुरंत रोकें, अत्याचार को रोकें, मंदिरों की तोड़-फोड़ रोकें। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू समाज जो वहाँ अल्पसंख्यक
उस पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, अमानवीय घटनाएं की जा रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्था पर लगातार चोट की जा रही है। उन कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में आज काशीपुर में मानवाधिकार मंच के बैनर तले आज समस्त हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सारा समाज यहाँ एकत्र हुआ है और इस आक्रोश रैली के माध्यम से हमने बांग्लादेश में रहने वाली अपने हिंदू समाज को एक संदेश दिया है। तो गंगा में अवैध खनन का आरोप लगाकर मातृ सदन संस्था के संत ब्रह्मचारी दयानंद का अनशन जारी है। उनके अनशन के बाद साधु संतों और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय विशिष्ट ने भी खनन को लेकर बयान दिया और गंगा की अविरलता के लिए खनन को वैध बताया। तन्मय विशिष्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार में मां गंगा को लेकर एक विवाद और भ्रम की स्थिति हुई है और राजनीति भी की जा रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण गंगा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए गंगा के निर्बाध प्रवाह के लिए नियमानुसार निश्चित दायरे में खनन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं कोई भ्रम की स्थिति है तो सबको आगे आकर इसका हल निकालना चाहिए। चिंता का विषय ये है कि माँ गंगा के नाम पर एक विवाद और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि एक तरह से एक राजनीति चल रही है कुछ लोगों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हैं और ये हम सभी के लिए एक बड़ा दुखद पहलू है। व्यक्तिगत में कहना है कि माँ गंगा हमारे लिए आराध्य है, माँ गंगा पूजा अर्चना का विषय है और जब हम माँ गंगा की बात आए तो माँ गंगा से आशीर्वाद, उनकी पूजा अर्चना और पाप और पुण्य का जो विषय है कि पापों को हरने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली माँ गंगा हमारे लिए वो स्थान रखती है। जब माँ गंगा में होने वाले किसी कार्य के आधार पर, चाहे वो सरकारी नीति हो और चाहे लोगों का विरोध प्रदर्शन हो, ये कहीं ना कहीं हमें खेद पहुंचाता है। पहाड़ों से जब आती है तो निश्चित रूप से सिल्ट वगैरह भी आते हैं और कुछ पत्थर खनिज भी आते होंगे, बहुत टेक्निकल मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी एक स्वाभाविक है कि उसका समतलीकरण करना। उधर जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ARTO रुड़की ने जागरूकता अभियान चला, जिसमें सड़क पर बिना हेलमेट के दौड़ रहे वाहनों के चालकों को हेलमेट भी पहनाए गए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट CO ने लोगों को चेतावनी दी कि बिना हेलमेट के यदि कोई भी व्यक्ति सड़क वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज लोगों को सिर्फ एक संदेश दिया गया है क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। 1600 जो है अभ्यर्थी उनके आने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी जो है जानकारी के अभाव में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं है, मतलब कि जिन्हें एडमिट कार्ड भेजा गया है बस उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा भी कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं भर्ती के नाम पे, तो उनके लिए जो है रहने के लिए जो है बैंकेट हॉल्स की जो विस्तृत लिस्ट अलॉन्ग विद जो है पटवारियों की ड्यूटीज़ है वो जारी की जा चुकी है। उसके अलावा जो है PWD को जो है निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी तरफ से टेंट लगाए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जो है मोबाइल टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की जा रही है और PA सिस्टम जो है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अलॉन्ग विद जो है पुलिस प्रशासन के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके जो है लाइन और वेरिफिकेटिंग पे जो है जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ जो है चोरी की घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें जो है 8 जो है CCTV कैमरे भी जो है बाहर की तरफ लगाए जा रही हैं। अंदर की जो जिम्मेदारी है वो आर्मी और कैंट जो है अंदर की व्यवस्था देख रहा है, उनसे भी जो है विस्तृत चर्चा हुई। हमने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर द्वारा इसका शुभारंभ किया और इसमें जो रोड यूज़र्स हैं हमने रोड से ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था उनको पकड़ के और उनको हेलमेट वितरण किया। 10 महिलाएं 10 पुरुषों को अभी फ़िलहाल वितरण किया है और ये हमारा संदेश है कि आप हेलमेट ज़रूर, यदि किसी कारणवश आप नहीं लगाते तो हमने अपनी तरफ से हेलमेट प्रदान किए, उसके बाद भी अगर नहीं लगाएंगे तो चालान किए जाएंगे। हाँ, ये तो व्यक्तिगत समझ है हर किसी की कि इतना मतलब बचपन से सीखते भी हैं, सब परिवार से भी सिखाते हैं, हम लोग भी सिखाते रहते हैं। उसके बावजूद भी कई लोग हेलमेट हाथ में लेके घूमते हैं और कई बार स्कूटी की डिग्गी में लेके घूमते हैं, तो ये गलत परंपरा है और इसको ना करें, हेलमेट सर पे लगाएं। तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही छापेमारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मंगलौर के बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि किसानों की आमदनी ज्यों की त्यों बनी हुई है। साथ ही किसानों के घरों में लगातार बिजली विभाग की तरफ से छापेमारी कर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और किसान
अब ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिजली घर में धरना दिया था कि इतनी महंगे बिल हम नहीं दे सकते और सरकार ने हमारे रेट नहीं बढ़ाए। पिछले 50 सालों में हम बढ़े 30-40 गुना और बाकी चीज बढ़ी 600 से 3000 गुना। तो हम कहीं सर्वाइव नहीं कर रहे और हम तो लागत मूल्य से कम पर जो देश को रोटी दे रहे, तो हमारी बिजली फ्री करी जा, घर की 200 यूनिट फ्री दी जा, बिजली खेत की फ्री करी जा। अन्य प्रदेशों में है, दिल्ली में बिजली है, तो उस तरह पहले करके जब कहीं दिक्कत हो तो मेरे साथ बैठ कर बात करो। फैक्ट्री बिजली बेच दी फैक्ट्रियों को और कार्रवाई के नाम पर कर रहे हैं, वो सब ऊपर लो बैठो और कार्रवाई के नाम पर किसान को, मजदूर तो बेचारा पाँव में जूते नहीं, गांठ में कपड़ा नहीं, उनको छापे मार रहे। तो ये गुंडागर्दी चलने की नहीं। हमारे पास कोई पैसा नहीं, बैंक को हमारे पास कर्जा आ गया, हमारे पास तो खून है भाई, और पीना तो पी लो और बेचना बेच लो। इसमें तो प्लाज्मा काटना प्लाज्मा काट लो, इसे अमेरिका में बेच लो, इसे लंदन में बेच लो, इसे भारत में बेच लो, पाकिस्तान में बेच लो। हम तो खून दे सको, खून करवाने का हमें इंतजाम करवा रहे। भाई डॉक्टर आगे भी खून की भरेंगे जहाँ, वो तो सरकार इसे लेने का इलाज करो, इसे लेने का काम करो। तो महुआ खेड़ागंज की तस्वीर। कभी गंदगी के अंबार और बदहाल नालियों के लिए पहचाने जाने वाला जनपद उधम सिंह नगर का महुआ खेड़ागंज अब स्वच्छता का प्रतीक बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने इस क्षेत्र की तस्वीर को बदल दिया है। जो गलियां कभी कूड़े और बदबू से घिरी रहती थी, वो अब साफ सुथरी और व्यवस्थित नजर आती हैं। इस बदलाव का श्रेय नगर पालिका परिषद को जाता है, जिनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने इस क्षेत्र को गंदगी से छुटकारा दिलाकर स्वच्छता का उदाहरण बना दिया है। कभी ये क्षेत्र लापरवाही और अनदेखी का शिकार था, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर और बंद नालियां आम दृश्य हुआ करते थे, लेकिन अब क्षेत्र में नियमित रूप से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण किया जाता है। सफाई कर्मचारियों को दिन में 3 बार क्षेत्र को साफ रखने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बरसात के मौसम से पहले ही जलभराव रोकने के लिए पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाती है। संबंध में बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट देश को लेकर ये रहा कि हमारा देश एक स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा बना रहे। इसके संबंध में हमारे राज्य में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा ली जाती है और समय समय पर आदेश पारित किए जाते हैं कि हमारे अपने राज्य से किसी भी तरह की गंदगी को ना पनपना दिया जाए। और इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा मेरे कर्मचारियों द्वारा इसका संकल्प लिया गया है नगर पालिका को स्वच्छ बनाने की। इसमें हमारे तीनों टाइम सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाती है, जिसमें कम से कम 20 आदमियों की टीमें हमारी लगी भी है, 3 टीमें, और 60 से 65 आदमी हमारे यहाँ भरकर लगे रहते हैं। घर डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है। इस महुआ खेड़ा में किसी तरह की गंदगी ना रहे, कहीं भी हमारे कूड़े के डंप ना रहे, कहीं भी खुले में कूड़ा ना फेंका जाए, खुले में गंदगी ना फैलाई जाए। तो विगत दिवस हुए हिमपात के बाद शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जिसको देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा सर्दी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा पालाग्रस्त सड़कों पर चूना बिछाने का कार्य किया जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वहीं शहर के सभी चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद शहर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सर्दियों में सभी चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पालाग्रस्त क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है, जहां पर नगर पालिका की टीम द्वारा चूना डाला जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो। पालिका द्वारा जैसे कि हमें बताया भी गया है, डीएम सर द्वारा भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर पाला पड़ता है, तो एरिया से हमारे यहाँ चिन्हित है मेन रोड, वहाँ पे चूना डलवाया जाएगा और चूने डलवाने की हमारी सारी टीम गठित हो रखी है। और अभी से आज से हम ये अलाव जलवाना भी शुरू कर रहे हैं। हमने सर्दी के लिए रैन बसेरा भी बना दिया है IDH में, जहाँ पे हमारा प्लांट है, जहाँ हर साल बनता है। तो अभी फिलहाल तो यही हमारी तैयारियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि फरवरी तक ये तीनों चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो पौड़ी जिले में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दिल्ली से वापस लौटते समय एक कार सतपुली इलाके के समीप गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF ने शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। दरअसल ये सड़क हादसा यमकेश्वर विधानसभा विकासखंड द्वारिखाल के अंतर्गत
किन्सुर मोटर मार्ग पर ग्राम कौंदा के नजदीक हुआ, जहां एक परिवार की कार गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे। यह हादसा इतना भयानक था कि पति, पत्नी व बेटे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर चमोली से है, जहां नीति घाटी के गाड़ी ब्रिज के पास 2 व्यक्तियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। चमोली में यह घटना घटित हुई, जहां पर 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन को खबर की गई। पुलिस के पहुंचने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।